हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो दादा उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। भीष्म सीरीज हमारी चल रही है, भीष्म बैच हमारा चल रहा है जेईई एडवांस के लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, इजी सा टॉपिक आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर कह दो, आपकी श्रद्धा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे जनरली देखा जाए तो एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दोनों पेपर होते हैं उसमें एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और सबसे खास बात ये है कि ये जो चैप्टर है काफी स्कोरिंग है। जेईई एडवांस में इससे जो भी क्वेश्चन आता है जनरली बच्चा उसको, अगर उसने अच्छे से पढ़ रखा है ये वाला चैप्टर, तो उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेता है। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल सजेशन तो यही होगा कि ये वाला जो चैप्टर है उसको एक बार आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि पक्का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। और अगर मान लो कई बार इसमें से पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है। अब सोच के देखो, पेपर 1 में लेट से कि आपका एक क्वेश्चन आ गया और पेपर 2 में तुम्हारा पैराग्राफ फंस गया, 3 क्वेश्चन एक चैप्टर तुम्हें देके चला जाए, तो भाई इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है ना। और कई बार वो मैट्रिक्स, वो जो कॉलम मैचिंग आती है ना, वो भी इससे से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जनरली जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ। कई बार वो थोड़ी सी कैलकुलेशन दे देता है, वरना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। कैलकुलेशन में 1-2 लाइन वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ हम लोग प्रीवाइक्यूज करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे इस वाले चैप्टर में। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि जैसे बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर अब हमारा मेंस हो गया और एडवांस के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया, तो सर हम मतलब प्रिपरेशन क्या करें, कैसे करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है क्या हमें। तो मतलब मेरा पर्सनल सजेशन यही होता है कि कीप इट सिंपल। चीज़ों को सरल रखें, साधारण रखें। कुछ बहुत ज़्यादा नया ट्राई करने की कोशिश करना, ऐसा हमारे पास टाइम भी नहीं होगा इतना, है ना, कि तुम कुछ बहुत ही कुछ अलग कर पाओ, नहीं होता इतना टाइम। क्योंकि एक बार ये भी होता है कि भाई जो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे मेंस का पार्ट नहीं थे, एडवांस का पार्ट है। तो उन चैप्टर्स को भी आपको प्रिपेयर करना, ऐसे 3-4 चैप्टर्स हैं, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मेंस, आप हो सकता है मेंस की जब प्रिपरेशन करी थी उस समय कुछ टॉपिक आप लोग छोड़ के गए थे कि यार ये वाला टॉपिक मैं नहीं करने जा रहा हूं, उसको भी आपको एडवांस के लिए तैयार करना है। तो इस समय कोई बहुत ज्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय आपको करनी होती है, एक तो आप नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ें, फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करें, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं खास तौर पर बात करूं। और फिर उसके बाद अगर आपके पास प्रीवियस के क्वेश्चंस की बुक है तो पुराने सालों के पेपर करना एक अच्छा एक रिवीजन का तरीका होता है। और उसमें भी अगर आप और पुराने, जो काफी पुराने वाले पेपर है ना, वो भी करने लगो ना, अगर 2000 से पहले वाले क्वेश्चंस, यस, जो लंबे लंबे लेंदी कैलकुलेशन होती थी, उस समय जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो जब वो क्वेश्चंस भी करते हो ना, तो कई बार उस तरह का क्वेश्चन आपको आगे फंस जाता है, मतलब एग्जाम में तो देखा हुआ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी हाई हो जाती है। और अगर आपके पास कोई टाइम है तो आप कोई भी एक बुक जो जेईई एडवांस के लिए हो, उसमें से आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे अगर आपके पास फिजिक्स वाला का मॉड्यूल है तो हमने उस मॉड्यूल में भी जेईई एडवांस के लिए अलग से क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग चाहें तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, है ना, थोड़ा स्ट्रेटजी बना के कि यार कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं, उनको एक बार अच्छे से करना है। यस, कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं जिसे जनरली हो सकता है कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं आता। तो अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं बचता लास्ट में, तो कम से कम ये जो हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं उसको एक बार अगर हम लोग अच्छे से कर लें, तो वो जो परसेंटेज होता है हमारा बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है यार कि ज़्यादा कुछ बिना घबराए, बिना कुछ ज़्यादा टेंशन लिए, जो भी आपके पास टाइम है रिवाइज कीजिए। मैं प्रीवियस के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, देखते हैं अगर कितने हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा, कोई कॉन्सेप्ट अगर वहां पर काम में आ रहा है, तो मैं उसको भी क्वेश्चन के साथ ही ले लूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कहानी ठीक है, डन। तो करें फिर सेशन को स्टार्ट। यस, सारे लोग तैयार हैं। अगर आप लोग रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूं, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है ना, आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और फिर उसके बाद खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, एडवांस का जो क्वेश्चन होता है, फिर कोई भी क्वेश्चन होता है, वो जब उसका सॉल्यूशन हमारे सामने होता है ना, तो उस क्वेश्चन को करना आसान लगता है हमें, है ना, वो ईजी सा लगने लगता है। और जब हम लोग उसको खुद ट्राई करने बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना, समझ नहीं आती कहानी की अब इसके बाद क्या करें, है ना, इसके बाद क्या करें।
समझ में आ रही मेरी बात, है ना? तो वो चीज आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी यही है कि क्वेश्चंस को आप लोग खुद अपने हाथ से करने की आदत डालें, सॉल्यूशन डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद तो ज्यादा कहानी बढ़िया ढंग से समझ में आई जाती है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग करें क्या सेशन को स्टार्ट? डन, पक्का? तो आ जाइए फिर, बातें हो गई हमारी काफी, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ बच्चे यहाँ पर प्रयास वाले भी स्टूडेंट होंगे, कुछ बच्चे लक्ष्य के भी स्टूडेंट होंगे, और कुछ नए बच्चे भी होंगे जो पीडब्ल्यू के साथ सिर्फ यूट्यूब पे एसोसिएटेड है। तो उन बच्चों से भी काफ़ी टाइम बाद मेरी मुलाकात हो रही है। हालांकि प्रयास में तो मैं भी रिकॉर्डेड सेशन दे ही रहा हूँ, लक्ष्य वालों से मुलाकात की काफ़ी टाइम हो गया है। तो प्लान कर रहा हूँ किसी दिन, एक दिन आप लोगों का जो बैच है, अपनी वाली जो ऐप है, ऐप पे आप लोगों से मुलाकात होगी, है ना? उस दिन हम लोग बातें करेंगे। यस, तो आ जाइए फिर करते हैं फिर स्टार्ट। क्या क्या करने वाले हैं दादा? जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज हैं और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ जी, सबसे पहले शुरुआत मैंने कर दी है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको कहानी समझ में आएगी कि यार मैं क्यों कहता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा चैप्टर है जो बहुत स्कोरिंग है ना? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट से आप 2023 में जो एडवांस का क्वेश्चन पेपर दे रहे होते तो ये पक्का 4 नंबर आपको एकदम शॉर्ट मिल जाने थे। कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाइए, उत्तर पाइए, बढ़िया ढंग से हो जाएगा क्वेश्चन। आइए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है देखो, लिखता है हीलियम प्लस दे रखा है, ऑब्वियस है हीलियम प्लस है, इसका मतलब जो Z का वैल्यू होगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे क्वेश्चन आता है ना, उसको आप लोग साथ साथ लिखते रहे, ना? साथ में लिख दिया आपने कि भाई Z इज इक्वल टू 2 है। एट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? भाई ट्रांजिशन किसका हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा मेरा तो होने से रहा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था। ठीक है जनाब, कहां से कहां हो रहा है? कहता है कि एक ऑर्बिट ऐसा है जिसका रेडियस 105.1 पिकोमीटर है। ध्यान रखना इसका, क्योंकि कई बार जनता क्या होती है ना, एकदम से खुशी के मारे कई बार वो इसको भूल जाते, यूनिट को भूल जाते, क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। अच्छा, तो एक ऐसे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 105.8 पिकोमीटर वाला ऑर्बिट है, रेडियस वाला ऑर्बिट है, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है एक ऐसे ऑर्बिट में जिसका रेडियस 26.45 पिकोमीटर है। अच्छा जी, देखो यहां से मुझे एक चीज ये तो पता लग रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला जो ऑर्बिट है ना, इसकी मैं रेडियस R2 लिख देता हूं, ये वाली रेडियस R1 लिख देता हूं। तो R2 जो है ना वो बड़ा है, R1 छोटा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां हो रहा है। बताओ, अब मान लेते हैं इसका जो एनर्जी है वो है E1, इसका जो एनर्जी है वो है E2। भाई ऑब्वियस है, रेडियस ज्यादा, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होने लगता है? एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है सर, अब सोचो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आएगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? सब डेल्टा E एनर्जी एमिट करेगा, और एनर्जी का जो एमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगा, है ना? फोटोन की फॉर्म में जो फोटोन होगा उसका एनर्जी हम लोग जानते हैं hc/λ। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है द वेवलेंथ, वेवलेंथ किसमें चाहिए? इसको नैनोमीटर में चाहिए दादा। किसमें चाहिए? नैनोमीटर में, ऑफ द एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो जो एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा मेरे भाइयों, उस फोटोन का जो वेवलेंथ होगा दादा, वो वेवलेंथ कितना होगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। बहुत ही सीधा सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब सोच के देखो, अगर यही क्वेश्चन जेईई मेंस का होता ना, पता है वो क्या करता? वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, बताओ वेवलेंथ कितना होगा? वो डायरेक्ट दे देता तुम्हें कहां से कहां जा रहा है। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इसने लेंथी बना दिया। बात समझ में आई? ठीक है सर, देख लेते हैं। सर हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये वाली जो रेडियस है वो कौन से ऑर्बिट की रेडियस है, तभी तो पता लगेगा। यस, अच्छा सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 109 1/λ इज इक्वल टू 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेकिन यहां से जो यूनिट होती है ना वो क्या किस में आती है? सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। मतलब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर आप लोग लैम्डा निकालते हो, आर जेड स्क्वायर और आएगा ना, जेड स्क्वायर तो भूल ही गए सर, यहाँ जेड स्क्वायर भी होगा 109,677 आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना? तो ठीक है सर, अगर इसमें अगर मुझे n1 और n2 की वैल्यू मिल गई, z मुझे पता है, तो यहां से लैम्डा निकल जाएगा। यूनिट में कन्वर्जन तो आप लोग कर ही सकते हो, एडवांस का पेपर देने जा रहे हो तो यूनिट कन्वर्जन मुझे बताने की जरूरत नहीं कि भाई सेंटीमीटर आएगा मीटर में कन्वर्ट करके पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है ना। तो देखो मुझे पता है सर, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n² बाय z एंगस्ट्रॉम। सर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा
है ना। लेकिन दादा दिक्कत क्या है, यहां पर जो रेडियस दे रखी है ना वो एंगस्ट्रॉम में नहीं दे रखी, किसमें दे रखी है, पिकोमीटर में दे रखी है। तो यहां से आपको एक हिंट भी मिल जाएगा, देखो इसने दे रखा है बोर रेडियस 52.9 पिकोमीटर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी दे रखी है, 52.9 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला बनने वाला है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर बन जाएगा। ठीक कह रहा हूं मैं। तो देखो रेडियस R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है सर क्वेश्चन में 105.8 इज इक्वल टू 52.9, एन स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, Z हो जाएगा 2 बिकॉज हीलियम प्लस दे रखा है। यहां से मेरे हिसाब से एन स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4 और यहां से जो एन की परमिसिबल वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन 2 से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 से आके जाएगा किसमें, 0 में से जाने से रहा, 0 तो कुछ होता नहीं, मतलब 2 से 1 में ही आएगा। तो आप लोग चाहो तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको डायरेक्ट पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं क्या, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यस चलो सर एक बार के लिए हम लोग देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं कैसे आया ये। तो रेडियस देखो दूसरे ऑर्बिट की दे रखी है 26.45 इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना है और z हो जाएगा 2। यस ये पिकोमीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कैलकुलेट कर दो। एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। परमिसिबल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। यस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है। n1 का वैल्यू हो गया कितना 1, n2 का वैल्यू हो गया 2, तो 1 माइनस 1/4 3/4 आ जाएगा। z का वैल्यू 2 है, लैम्डा निकलेगा सेंटीमीटर में, इसको पिकोमीटर में या फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में। हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा, कर लोगे क्या आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान अच्छा सा क्वेश्चन और जिसको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व करके आ जाते हैं। क्योंकि देखो कैलकुलेशन भी बहुत लेंदी नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, है ना। सीधा सा कैलकुलेशन भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, और -2 तो हो नहीं सकता, +2 ही होगा। और अगर 2 मिल गया तो फिर आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए हमने देख भी लिया। यस क्लियर है। आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आप लोग चाहो तो ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो। सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻18 यस इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सर हमने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ से डेल्टा ई निकलेगा, फिर आपको hc बाय लेमडा करके फिर लेमडा निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करें, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात, डन। आगे चलें। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो मुझे लगता है इसका आंसर कहीं तो मैंने मेंशन कर रखा होगा, मुझे लगता है बेटा इसका आंसर आएगा 30, है ना। इसका जो लैम्डा आएगा ना वो कितना आएगा, 30 नैनोमीटर आएगा। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यस 30। ये कैसा है, 30 है बेटा, कितना है 30 है, ठीक है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, साधारण सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया, ठीक है महाराज। चले फिर आगे चले, ठीक है दादा आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं जेईई एडवांस के एक और क्वेश्चन की, जो पूछा गया कौन से साल में, 2022 में। अच्छा सर मतलब लाइन से ले रहे हो आप, बिल्कुल। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जोरदार क्वेश्चन, जिससे आपको काफी सारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है, ये 2022 में पूछा गया, पेपर 1 में आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लिखता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2 pz ऑर्बिटल्स। 2 pz ऑर्बिटल्स हैं, उनके ओवरलैप हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्वेश्चन है मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। कैसा है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट भी कह सकता हूं, लेकिन मैंने पहले हिंट दे दिया, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है जी, आइए क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखो इससे पहले थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको समझा देता हूं। ये है pz ऑर्बिटल, है ना, ये pz है और ये भी दूसरा pz ऑर्बिटल है। यस सर मॉलिक्यूलर एक्सिस कहां है, ये रहा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये रही, z एक्सिस ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया तो। अब देखो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो सर ये तो बात हो गई है साई ए प्लस साई बी वाली,
अच्छा सर, इसका मतलब इससे तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा महाराज। क्लास में लिखवाया हुआ है, कॉपी में बनाया हुआ क्वेश्चन है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शक्ल अगर आप लोग देखोगे तो कैसी होगी सर, वो दिखने में ऐसा होगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है सर, ये बन जाएगा सिग्मा पी जेड, है ना। 2pz है, 3pz है, इट डजेंट मैटर, सिग्मा पी जेड। यस, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पहले बना ली थी हमने। यस, ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो ऐसा होता, कैसा होता सर, एक चीज देखो, ये माइनस प्लस, ये पीजेड है, लेकिन आज साई ए प्लस आई भी मत करो सर, आज साई ए माइनस आई भी कर दो। अरे सर, ये तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। यस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो सर इससे इससे क्या होगा, इससे होगा कुछ ऐसा, क्या होगा सर, इससे तो सिग्मा स्टार पीजेड बनेगा सर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसमें ये सारी पॉसिबिलिटी आपसे पूछिए, तो एक बार पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन को करने से, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन छांट के लाया हूं मैं, जिससे कि और भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सर ये देखो, ये साई ए प्लस साई भी था, साई ए माइनस साई भी था, लेकिन दोनों ही सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। कैसे पता लगा सिग्मा है? अरे सर, हेड ऑन ओवरलैपिंग जैसा लग रहा है ना, तो ये सिग्मा है। ठीक है, अच्छा तो पाई कैसा होता, फिर सोच के देखो, पाई कैसा होता। ये पीजेड है, ये पीजेड है। देखो, जब सिग्मा बॉन्ड बनता था, आपको याद करो, सिग्मा बॉन्ड जो बनता था अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता था, और जो पाई बॉन्ड बनता था परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता था, है ना। जैसे मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप करते थे, याद है आप लोगों को। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है ना, वो इस केस में मैं लिख देता हूं, ये वाली है। यस, और ये पीजेड ऑर्बिटल है। अगर मान लो ये साई ए प्लस साई बी है, प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो सर इससे बनेगा, सर इससे क्या बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। पाई टाइप का तो है, लेकिन साथ साथ बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है। सिमिलर फेज में जो आपकी ऐसे कहूं वेव्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है, और इसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यस, समझ में आया? तो एकदम जबरदस्त तरीके से। और देखो, लेकिन सर अगर मान लो बॉन्डिंग ना हो रहा हो, एंटी बॉन्डिंग हो रहा हो, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, साई ए माइनस आई भी हो जाएगा। सर इस केस में क्या होगा, आओ इस केस में देखते हैं क्या होगा। वैसे सारे डायग्राम्स आप लोगों की कॉपी में भी बने हुए होंगे, आप लोगों ने बढ़िया ढंग से बनाया होगा इन सारी चीजों को। ये रहा हमारा पाई स्टार, यस पाई स्टार पीजेड ऑर्बिटल। बताओ देखे, ठीक है? यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइडवाइज ओवरलैपिंग की वजह से पाई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने सारा एक बार के लिए कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ठीक है, आइए साहब, पहला ऑप्शन दे रखा है कि सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। सिग्मा ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन्स हैं। देखो, नोड आप सब लोग जानते हो कि नोड सर वो जगह होती है न्यूक्लियस के अंदर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। साई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, जानते हो ना आप लोग ये। ठीक है, तो यहां देखो, ये है तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, सिग्मा ऑर्बिटल, तो ये इसकी बात कर रहा है। और इसमें अगर मैं नोड की बात करूं तो देखो, एक ये रहा, देखो एक ये रहा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो 2 नोड हैं सर, बिल्कुल इसको नोड माना गया है। ठीक है साहब, तो सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन्स का मतलब हो गया एक ऐसा प्लेन जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ना दिखे, उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। तो ये रहा सर, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। आगे क्या कहता है? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द एक्स जेड प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। सिग्मा स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, सबसे पहली चीज तो कहता है उसमें एक नोड है। ये देखो, ये रहा, कहां गया? हां, ये रहा, देखो साहब, ये रहा नोड, बिल्कुल नोड दिख रहा आपको, दिस इज द नोडल प्लेन। ठीक है,
और जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है वो ये वाली है, ठीक है। हैज वन नोड इन द एक्स जेड प्लेन। अरे मेरे भाई ये एक्स जेड प्लेन कैसे हुआ? अगर ये जेड एक्सिस है तो ये वाला प्लेन तो कैसा होगा? इस जेड के परपेंडिकुलर तो एक्स वाई प्लेन होता है, नहीं क्या भाई? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, और ये वाला जो नोड है वो कैसा है? इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ये कौन सी एक्सिस, कौन सा ये प्लेन कौन सा है सर? ये एक्स वाई प्लेन है सर, एक्स जेड प्लेन नहीं है। इसका मतलब ये है सर कि जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है महाराज, वो सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? सरासर गलत है। मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात होगी। आगे चलते हैं, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। लिखता है पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन। पाई ऑर्बिटल में एक प्लेन है, इन द प्लेन पाई ऑर्बिटल में एक प्लेन है, पाई ऑर्बिटल में एक प्लेन है। ये रहा, देखो ये रहा, यही तो है तुम्हारा नोडल प्लेन, मैंने पहले ही बना दिया था, है ना? यस, ठीक है साहब। यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है भाई, दिख रहा है ना? यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इसमें देखो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, एक नोड है सर, ठीक है। विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बस लफड़ा यही हो गया। कहता है विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। अच्छा सर, मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सी है? यही वाली है। हो आई, अगर ये z एक्सिस है, सोच के देखो, अगर ये z है तो ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है या तो x होगी या y होगी, और ये जो तुम्हारा प्लेन है ये x, तो अगर ये x है तो ये इस प्लेन में भी x आएगा, अगर ये y है तो इस वाले प्लेन में भी y आएगा। अब क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला इसने? लिखता है कि एक नोड है इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो सेंटर की तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन कहता है कि विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। सर यहां पर आके गड़बड़ हो रही है सर, विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस कैसे हो गया? यस, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस कैसे हुआ? मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है, मॉलिक्यूलर एक्सिस कैसी है? ये सॉरी, मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है, और जो तुम्हारा नोड है वो भी इसी में आ रहा है। इसी ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तुम्हारा नोडल प्लेन जो है वो इस मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है इस नोडल प्लेन में आ रही है, मैं ऐसे कह सकता हूं। यस, ये कह रहा है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सरासर गलत स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन। चेक करते हैं पहले है कि नहीं है। एक नोड एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है, देखो जरा। अरे बार बार ये क्यों निकल रहा है? एक नोड एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये है जेड एक्सिस, दादा ये है जेड एक्सिस, तो मान लेते हैं ये क्या रहा होगा? ये वाई रहा होगा, मान लेते हैं वाई ले लेते हैं। अगर ये वाई है तो ये नोड देख रहे हो, ये नोड देख रहे हो, ये वाला भाई, ये अगर जेड है ना, ये वाला जेड है, तो या तो ये एक्स जेड है या फिर ये वाई जेड है, मतलब इसमें तो जेड आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है, बिकॉज ये z है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये रहा एक्स वाई प्लेन। क्या मेरी बात सही है क्या? पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है वो भी इसी प्लेन में आ रही है। देख रहे हो, ये वाला प्लेन, इसकी बात कर रहा हूं, इस प्लेन की बात कर रहा हूं जो यहां से पास हो रहा है ऐसे। मॉलिक्यूलर एक्सिस ये रही, इसी में आ रही है, और ये अगर जेड एक्सिस है तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। इसका मतलब ये हो गया सर ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? ए एंड डी। अब देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे हिसाब से यहां रिवाइज हो गए होंगे। खाना बोलना पड़ेगा, कुछ समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन कैसे किया हमने? यस, और ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में बने हुए हैं, ऐसा मत सोचना तुम कि मैंने अपनी मर्जी से बना दी है। यस, आप अगर अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना, अपने स्टेट लेवल की बुक देखोगे, उसमें डायग्राम दिए हुए, और वहीं से देखो कहां से किस तरह से क्वेश्चन इसने पूछ लिया। मेरी बात समझ में आ गई? डन है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे टॉपिक हमारे इसमें रिवाइज हो गए। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2021। मैं आपसे कह रहा था ना, हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है, इससे फिक्स है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है ना? 23 का कर लिया, 22 का किया, देखो 2021 का करते हैं। आओ जी, क्या कहता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्या कह रहा है आपसे? यस, क्वेश्चन कहता है दादा कि कंसीडर ए हीलियम एटम।
ठीक है साहब, हीलियम एटम कंसिडर कर लेते हैं दैट अब्सॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्डा जो फोटोन का दे रखा है वो 300 है कि 330 है, 330 है, 330 नैनोमीटर बोले तो 330 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है ना, इतने वेवलेंथ का जो फोटोन है वो अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, द चेंज इन द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मीटर पर सेकंड में निकाल के सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कहता है द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्प्शन इज, जैसे उसने फोटोन एब्जॉर्ब, मान लेते हैं जो आपका हीलियम एटम था वो रेस्ट कंडीशन में था, है ना, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, वो रेस्ट कंडीशन में था, तो जैसे ही क्या हुआ उसने वो फोटोन एब्जॉर्ब किया, भिड़ंत हुई, वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना। क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ ये एब्जॉर्प्शन जब उस फोटोन का हुआ है, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो हमसे ये पूछा है कि हीलियम एटम आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, वो जो तुम्हारा हीलियम एटम है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद, बताओ किस तरह से अप्रोच करोगे, है ना। कहता है द मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन फोटोन इज अब्सॉर्ब। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बिल्कुल सेम है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू दे रखा है, एंड द मोलर मास इज 4 ग्राम पर मोल, है ना। हीलियम का मोलर मास सारी दुनिया जानती है 4 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। एक m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा वो कितना होगा, लैम्डा होगा, है ना। तो हमें क्वेश्चन में लैम्डा देके भी पूछा है, बात तो एक ही होगी ना, लैम्डा दे रखा है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये रहा, वो रहा, कहां दे रखा, ये रहा, अरे कहां दे रखा, ये रहा। h की वैल्यू दे रखी है सर क्वेश्चन में, ये रही सर, मुझे सिर्फ जरूरत है किसकी, m की जरूरत है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू 4 लिख दिया और काम खत्म कर लेते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है दादा। यहां पर जो मास आएगा किसका आएगा, एक हीलियम एटम का आएगा, और जो 4 ग्राम है वो हीलियम के एक एटम का मास नहीं है, हीलियम के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास है। 4 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ हीलियम। मोलर मास बोले तो 1 मोल का मास, एंड 1 मोल का मास बोले तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास। और यहां पर हमें किसका मास लिखना है, एक एटम का मास लिखना है। तो यहीं पर गलती करते हो आप लोग, है ना। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये अगर तुमने चीज समझ ली तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है मोलर मास हीलियम का इतना है, ठीक है, मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं कि जो Na एटम्स है उसका मास कितना होगा, मोलर मास का मतलब हो गया Na एटम्स का मास, है ना। Na एटम्स ऑफ हीलियम का मास कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। तो सर एक एटम का मास कितना होगा, 1 एटम ऑफ हीलियम, इसका मास कितना हो जाएगा 4/Na ग्राम, है ना। और मैं तो हमेशा आपको ये कहता था कि इसको आप याद भी रखो, है ना। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, एक एटम का मास 4U के बराबर होगा, यस, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बताइए, है ना। हीलियम के एक एटम का मास होगा 4U, और U को ग्राम में कन्वर्जन आपको पता है पहले से। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये वाला वैल्यू डाल देनी है। क्या मैं इसको डाल दूं, मास को ये डाल दूं, नहीं सर, फिर गड़बड़ कर दोगे आप। सर इसको ग्राम में मत लिखो, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब डालते हो ना तो जो मास है वो किस में होना चाहिए, मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ऐसा यूनिट में रख देते हैं तो काम आसान हो जाता है ना। तो सर ठीक है, इसको कर लो आप, केजी में कन्वर्ट कर लो, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। मास आपके पास है, वेलोसिटी हमसे पूछी है, और लैम्डा आपके पास है, इसको मीटर में डाला है, यहां पर वेलोसिटी जो आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड मत बताओ, हमें पूछा है सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट किया ही जा सकता है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी मेरे हिसाब से 30 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेना आप लोग, जहां तक मुझे पता लगा 30 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। बताइए, अब बताओ, इस तरह का क्वेश्चन, इतना आसान तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या, हाँ। ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, क्या नहीं कर पाओगे कैसे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं भाई, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं एक ही चीज। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूछा गया है जेईई एडवांस 2020 में, ना डरावना सा क्वेश्चन दे दिया इसने, यस, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया है,
है ना। और मतलब जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, कई बार हम लोग एकदम से बौखला से जाते हैं कि यार इस क्वेश्चन को तो कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाला जो डायग्राम है हमारा देखा देखा सा लगता है। याद है जब हम लोगों ने वीबीटी पढ़ा था, वीबीटी में सबसे पहले ये चीज लिखी थी। यस, वीबीटी में हमने ये चीज लिखी थी, इधर इधर एनर्जी लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, अगर वो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन कुछ भी नहीं है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, जीरो के बराबर होगा, उनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन है ही नहीं। जैसे जैसे आप एटम्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जैसे एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है। अट्रैक्टिव फोर्सेज अगर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। एक डिस्टेंस ऐसी आती है जहां तक आते आते एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है, उस डिस्टेंस के बाद अगर आप एटम को एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट, और रिपल्सिव फोर्सेस अगर बढ़ने लगते हैं तो उसके बाद जो ग्राफ होता है वो ऊपर चला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगती है। तो ये वाला ग्राफ हम लोग पढ़ते थे और हम लोग कहते थे कि यहां पर आके एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है। दीज आर दी बॉन्डिंग एटम्स, है ना। यहां पर एटम किस केस में है, किस स्टेट में है, बॉन्डिंग स्टेट में। यस, यहां पर एटम्स कैसे हैं, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब सारी दुनिया जानती है ना, जानती है ना, तुम में से भी कई होंगे आइसोलेटेड, जिन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया होगा, है ना, कि एडवांस के लिए पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, तो बाकी दुनियादारी से एक दूसरे को अलग कर लिया होगा, है ना। तो वो वही है आइसोलेशन, है ना, कहते हैं ना आइसोलेशन में चला गया, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला रह रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, और ये है एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोचिंग, है ना, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है साहब। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम हम लोगों ने पहले पढ़ा था तो इस वजह से मैंने एक बार के लिए बता दिया, मेन स्पेस पे क्वेश्चन भी पूछा गया। आओ क्या कहता है, लिखता है द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, बात अच्छी है, ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। किसकी बात हो रही है, कौन सी एनर्जी स्टेट की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, किसके लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए। यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, यहां पर आकर बॉन्ड बन गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट एज इंडिकेटेड इन द फिगर, ठीक है, ये इस नोट की बात हो रही है, ठीक है, ये एनर्जी ई नॉट की बात हो रही है। ई नॉट इन किलो जूल पर मोल, किसमें निकालना, देखो यूनिट का बड़ा खेल होता है ना, ये कई यूनिट के साथ, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो यूनिट का ही खेल है, यूं मानो, है ना, यूनिट में कई बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। किलो जूल पर मोल में निकालना है फॉर डी इज इक्वल टू डी नॉट, डी का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की वैल्यू है वो डी नॉट है, और डी नॉट क्या है, एट विच द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड द न्यूक्लियस रिपल्शन एनर्जीज आर एब्सेंट। ना तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे के, और ना ही दोनों एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसी वाली कंडीशन है ना, उनके बीच कोई रिपल्शन नहीं है। रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम बढ़ा था, यहां पर बढ़ा था। देखो जैसे एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं ना, है ना, बहुत दूर दूर आइसोलेटेड स्टेट में, तो उनके बीच कोई ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। एटम जैसे जैसे नजदीक आने लगते हैं ना, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस का इंटरेक्शन भी बढ़ता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस भी बढ़ते हैं और रिपल्सिव इंटरेक्शंस भी बढ़ते हैं। सर रिपल्शन किस किस के बीच होगा, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन होगा, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा, है ना। और सर इंटरेक्टिव इंटरेक्शंस कौन से होंगे, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, वहां पर दो तरह के इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, फर्स्ट वन इज द अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस एंड द सेकंड वन आर रिपल्सिव इंटरेक्शंस, है ना, दो तरह के इंटरेक्शंस हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कह रहा हूं एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस आर मोर डोमिनेटिंग, यस, रिपल्सिव के कंपैरिजन में। यस, मेरे हिसाब से यहां तक कहानी ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल हो जाएगा और नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगती है। तो ये था इसके पीछे की सारी कहानी, है ना, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पर कोई अट्रैक्टिव रिपल्शन नहीं है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर लो आप, ये रहा साहब हमारा, यह हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये रहा तुम्हारा रेडियस आर। सही कह रहा हूं, ठीक है सर, क्या दिक्कत है। तो करना क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी पूछिए,
हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, सबसे पहला क्वेश्चन पोटेंशियल। मान लेते हैं ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Q1 है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज कितना है, Q2 है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी तथा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो मैं माइनस साइन लगा दिया मैंने, माइनस साइन सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स कि इन दोनों एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस का साइन। तो न्यूक्लियस पे चार्ज है Q1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2, के की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, और R अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे R पता लग जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। अब R में क्या दिक्कत है, देखो क्वेश्चन में लिखा है इसने ग्राउंड स्टेट, यस, कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट जो होता है, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हो ना, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है रेडियस का, तो फॉर्मूला होता था 0.529, क्वेश्चन में शायद दे नहीं रखा होगा कहीं, है ना, हाँ रेडियस का वैल्यू नहीं दे रखा, n²/z है ना, ये वाला फॉर्मूला होता था, एंगस्ट्रॉम में आता था। अब यहां से n का वैल्यू 1 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, z हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो 1 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। बताओ क्या चीज मैंने सही लिखी है, ऐसे लिख सकता हूं, यस 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 बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब यहां पर चार्ज कितना है न्यूक्लियस पे, सर न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, Q1 है 1.6 × 10⁻⁻19, और Q2 भी है इतना ही, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय R, R कितना है 0.529 × 10⁻⁻10। यहां से सॉल्व कीजिए, आपको एनर्जी का वैल्यू मिलेगा इन जूल। किसमें मिलेगा, इन जूल मिलेगा। यस बोलना पड़ेगा आपको, क्या चीज समझ में आई भाई, जूल क्यों आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने ऐसा यूनिट वाली रखी है, तो जो एनर्जी आएगी वो भी किसमें आएगी, ऐसा यूनिट में आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है सर। लेकिन सर हमें चाहिए किलो जूल में, किसमें चाहिए, किलो जूल में चाहिए। इसको मतलब मैं इसको क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहीं पे कर दूंगा 1000 से डिवाइड इनटू 1000, तो ये जो एनर्जी है वो किसमें आ जाएगी, किलो जूल में आ जाएगी। बोलना पड़ेगा। लेकिन सर मुझे किलो जूल में भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किलो जूल पर मोल के लिए। देखो लिखा है ना किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अच्छा सर ये तो लफड़ा हो गया, मतलब है सर, ये तो लफड़ा हो गया मतलब। ठीक है साहब, तो क्या दिक्कत है, लफड़ा हो गया तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोल के लिए चाहिए ना, और ये है एक एटम के लिए। यहां पर तो हम लोगों ने हीलियम का सिर्फ एक एटम कंसीडर किया ना, और अगर मुझे पर मोल चाहिए मतलब एन एटम्स की बात हो रही है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनटू Na, आप चाहो तो इनटू Na, यह आएगा किलो जूल पर मोल में। यस ये किसमें आएगा, किलो जूल पर मोल में। लेकिन सर ये तो आपने हाइड्रोजन के एक एटम की बात करी है, हमें पूछा है किसके लिए, H2 के लिए। हमें किसके लिए पूछा है, H2 के लिए पूछा है। तो H2 मतलब H2 में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, 2 मोल एटम होंगे, है ना। अगर H2 का 1 मोल है तो उसमें हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। और ये हमने H एक अकेले एटम के लिए बात करी है, हमसे क्वेश्चन में H2 के लिए पूछा था, मतलब उसमें 2 है हाइड्रोजन के एटम, 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, ये है पर मोल के लिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, किलो जूल पर मोल। ये कैलकुलेशन है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें, क्योंकि यार अब इसको कैलकुलेशन को मैं करवाऊंगा, या तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूं, इसका आंसर लिख दूं, या फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आप लोग इससे इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे। ऐसा मैंने सुना है कि आपकी कैलकुलेशन के बहुत दूर दूर तक चर्चे है ना, कैलकुलेशन में जबरदस्त माहिर हो आप लोग, देखते खटाक से ऐसे कैलकुलेशन करते थे, तो ऐसे सुनने में आया मुझे। यस क्या बात सही है क्या, चलें फिर आगे चलें, समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे करना था भाई। सबसे पहले हमने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R, Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज,
Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और रेडियस ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। ग्राउंड स्टेट में रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया, K का वैल्यू हमें पता है Q1 Q2 अपॉन R से यहां से जूल में मिला। अगर मुझे किलो जूल में चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, और किलो जूल पर मोल चाहिए तो इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू मिली। लेकिन ये एक हाइड्रोजन एटम के लिए, 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए हमसे H2 के लिए पूछा है। H2 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इस एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। दादा बोलना पड़ेगा, क्या ये बात सही है? क्या आपको ये चीज समझ में आई है सब लोगों को? पक्का आगे चल सकते हैं फिर? ठीक है साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जेई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन करते हैं, जोरदार वाला, बढ़िया, मतलब जोरदार है सच। अभी तक कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन आया नहीं होगा जिसमें भी आपको करने में दिक्कत आई हो, है ना? क्योंकि क्वेश्चन साधारण से है, आसान आसान से क्वेश्चन है। बताओ, बताइए जनाब, क्या कह रहा है क्वेश्चन? लिखता है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारी दुनिया जानती है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, हमें हीलियम प्लस की एक उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात करनी है whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are ये and ये respectively, which of the following statement is are true for the state psi? मतलब वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है, वो दिख ही रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी। ठीक है, आ जाओ देखें दिक्कत क्या है इसमें। कर लेंगे सर, निपटा देंगे इस क्वेश्चन को, तो बड़े आराम से निपटा देंगे। कैसे करें सर? देखो क्वेश्चन कहता है कि जो एनर्जी स्टेट है ना उसका वैल्यू कितना, -13.6। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था सर, हम लोगों ने लिखा है एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, ये वैल्यू हमारे सामने कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इंटू Z² का वैल्यू कितना हो जाएगा, हीलियम प्लस दे रखा है तो Z हो जाएगा 2, तो सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/n²। अब आपको क्या करना है, यहां से n² का वैल्यू निकालना है, मतलब यहां से n का वैल्यू निकालना है। बताओ देखिए n का वैल्यू कितना आएगा, मतलब यहां पर मैं कितना लिखूं, यहां पर मैं कितना लिखूं n का वैल्यू कि ये पूरी वैल्यू 3.4 के इक्वल हो जाए। सोच के देखो, मैं यहां पर n लिख देता हूं 4, सुनना कितना लिख दिया मैंने, n = 4 लिख दिया, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4/16 कितना आएगा 1/4, और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 13.6 को, तो 3.4 ही तो मिलेगा। दादा बोल दे भाई, सही कह रहा हूं ना? अरे -13.6 डिवाइड बाय 4, और 4 कब आएगा, जब मैं n की वैल्यू 4 लिखूंगा। 4/16 4 ही होता है, 1/4 है यार, क्या बात कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? पक्का ना आ रहा है? ठीक है सर, इसका मतलब यहां से सॉल्व करने से मुझे मिल गया कि ये जो एनर्जी है -13.6, ये हीलियम प्लस एटम के 4th ऑर्बिट की एनर्जी है, 4th एनर्जी लेवल की एनर्जी है, 4th शेल की एनर्जी है। अरे समझे हो मुन्ना? पक्का? ठीक है, आगे कहता है एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है। अरे मैया L का वैल्यू 2 है। अब तू खुद सोच के देख, L = 0 होता था तेरे S सबशेल के लिए, L = 1 होता था तेरे P सबशेल के लिए, तो L = 2 कितने के लिए होगा, D सबशेल के लिए होगा। क्या मेरी बात सही है क्या? बिल्कुल। तो सर क्वेश्चन में लिखा है इट इज a 4D स्टेट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, the nuclear charge experienced by the electron in this state is less than 2e where e is the magnitude of electronic charge. It has two angles. तो इसको देख लेते हैं पहले। It has two angular nodes. देखो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता था, एंगुलर नोड होता है L के बराबर। यस, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है बेटा, L के बराबर होता है। और L का जो वैल्यू है क्वेश्चन में लिखा ही है, वो कितना है, 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है 2, इसका मतलब इसमें 2 एंगुलर नोड है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन में लिखता है कि इट हैज 3 रेडियल नोड्स। देखो रेडियल नोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। रेडियल नोड होता है सर n-l-1, है ना। n कितना है 4, L कितना है 2 -1, रेडियल नोड कितना आ रहा है सर, एक ही आ रहा है। इसने लिखा है 3 रेडियल नोड है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है साहब, देख लेते हैं आगे क्या कहता है। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e वेयर e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या लगता है, मतलब जो 4th स्टेट में
ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, है ना, हाँ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट, हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, कहता है न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है बेटा, न्यूक्लियस जो है ना वो हीलियम प्लस का, और हीलियम प्लस के पास कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा क्या? यस, क्या 2 प्रोटॉन का जो चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है? बिल्कुल है सर। द न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron in this state is less than 2e where e is the magnitude of electronic charge। देखो हीलियम प्लस की जब मैं बात करता हूं ना, तो हीलियम प्लस के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके पास प्रोटॉन 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, यही वाला तो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ कितना अट्रैक्शन फील करेगा सर, इस न्यूक्लियस पे चार्ज है 2e, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से +2 ही अट्रैक्शन फील करेगा। सर एक बात बताओ ना, अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल नहीं करेंगे क्या? अरे मेरे भाई अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हीलियम प्लस के पास इलेक्ट्रॉन ही कितना है, एक ही तो है। बस यहीं पर गलती हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर ये वाला जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 4th शेल में है, और अगर ये 4th शेल में है इसका मतलब इस पे जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो धीरे धीरे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, चार्ज न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, वो चार्ज जो ये इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा वो कम होता जाएगा। अरे भाई चार्ज कैसे कम होता जाएगा भाई, वो तब कम होता है जब अंदर वाले शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जो उसको बाहर की तरफ रिपेल करें। तो इस पे जो नेट चार्ज आता था वो Z की बजाय Z माइनस सिग्मा आ जाता था, लेकिन यहां तो सर सिग्मा का वैल्यू 0 है, बिकॉज ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से टोटल 2e चार्ज ही फील करेगा, है ना। तो ये बढ़िया स्टेटमेंट था, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सरासर गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट वाला ये क्वेश्चन था। बताइए क्या कहानी समझ में आई क्या आपको? यस पक्का? तो ये बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। यस पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2019 में पूछा गया है। वाह सर मजा आ गया, मतलब जेईई एडवांस 2019 में पूछने का मतलब है कि इस साल जेईई एडवांस में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, है ना, यही मतलब हो गया ना। आ जाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये एक दूसरे से रिलेशन पूछना चाह रहा है कि इसको इसके साथ रिलेट करो, इसको इसके साथ रिलेट करो, मतलब रिलेशन बनाने हमें, और सर रिलेशन बनाने में तो हम माहिर हैं सर, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर क्यों दुखती रग पे हाथ डाल रहे हो आप हमारे, हम कुछ भी माहिर नहीं है सर। ये देखो जेईई एडवांस 2019, Which of the following options has the correct combination considering list 1 and list 2? मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन बना है। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, तुम बता दो बे, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? नहीं तुम खुद ही बता दो अब तो। सर रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। और सर यहां से मुझे यह पता लग रहा है कि जो रेडियस होगा nth ऑर्बिट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर का मतलब हो गया टी। बोलो ठीक है सर, एकदम बढ़िया है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अरे मुन्ना एक बात बता दे, एंगुलर मोमेंटम जो तेरा था MVR जो था वो किसके बराबर था? सर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम NH/2π, इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। वाह सर मजा आ गया सर। ये एंगुलर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n की पावर 1 के, मतलब सेकंड का रिलेशन किसके साथ है? s के साथ है। वाह सर क्या बात बोल दी आपने। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है यार, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ के जेड ई स्क्वायर, हाफ के जेड ई स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यस, पोटेंशियल एनर्जी होता था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी आता था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, है ना। ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े। तो सर देखो के कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -2? ओ सर ये कैसे आ गया?
अबे मेरे भाई एक बात बता, काइनेटिक एनर्जी तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, मानता है ना? और अगर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेडियस तेरा n की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -2 हो जाएगा। तो सर देखिए सर, काइनेटिक एनर्जी 10 टू द पावर -2 रमुन्ना, तो ये तेरा p के साथ रिलेशन बनाएगा। कहां जाएगा? ये p के पास जाएगा। ठीक है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सर पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सेकंड का आर के साथ, सेकंड का आर के साथ गलत है सर। फर्स्ट का पी के साथ, फर्स्ट का पी के साथ सरासर गलत है सर। फर्स्ट का टी के साथ, फर्स्ट का टी के साथ बिल्कुल सही है सर। फर्स्ट का टी के साथ बिल्कुल सही संबंध है। फर्स्ट का टी के साथ बिल्कुल सही संबंध है। बताओ क्या चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, है क्या चाहिए भाई? मतलब एकदम जबरदस्त। आओ नेक्स्ट। सेकंड सॉरी थर्ड का एस के साथ, थर्ड का एस के साथ, थर्ड का एस के साथ गलत है सर। थर्ड का एस के साथ गलत है। 4 का क्यू के साथ, थर्ड का पी के साथ, थर्ड का पी के साथ है क्या रिलेशन? यार देखो ये रहा थर्ड पी के पास, सारा खत्म हो गया ना यार, क्या ही करना है। थर्ड का पी के साथ। हाँ जी, अरे बोल दो भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना पक्का? आगे बढ़ चलो सर। 19 के बाद 2016 का क्वेश्चन करते हैं एक, और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि ये वाला जो क्वेश्चन है अर्जुना में हम लोगों ने किया था, और जो आपको जो लोग बच्चे लक्ष्य के बच्चे होंगे है ना, उनको रिवीजन सेशंस मिले थे, रिवीजन वाले लेक्चर्स। रिवीजन लेक्चर में ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, रिवीजन में हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाते थे, साई का आर के साथ, साई स्क्वायर का आर के साथ, प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन करो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर उसका आर के साथ, है ना, ऐसे हम लोगों ने रिलेशन बनाए थे। आइए इस तरह के ग्राफ को करने की जो ट्रिक थी वो भी मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार मैं आपको वापस समझा दूंगा कि ये वाले ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। आओ, लिखता है P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वनस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? वनस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा? वनस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इन स्फेरिकल शेल ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल थिकनेस dr, ठीक है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, द वैल्यू ऑफ दिस शेल इज 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, द क्वांटिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ p ऑन r। मतलब इस थिकनेस में, इस थिकनेस का जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी r के साथ कैसे वेरी करेगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मतलब ये है 4 पाई r स्क्वायर dr, उसका किसके साथ? r के साथ। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसको आप लोग साई से भी रिलेट करते हो, लेकिन देखो साई स्क्वायर से रिलेट करते हैं हम लोग। एक होता है साई स्क्वायर का आर के साथ रिलेशन। साई स्क्वायर क्या बताता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसको आप साई स्क्वायर से डिनोट करते हो। लेकिन एक स्फेरिकल शेल जिसकी थिकनेस इतनी हो, उसमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग बनाते हैं। आइए इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, सबसे सिंपल सी जो पहली चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ये वाले जो ग्राफ हैं वो r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होंगे, यहां से ग्राफ स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, सर कैसे पता लगा कि ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होंगे? अरे मेरे भाई देख, सिंपल सी चीज है, इस वाले पॉइंट पे r का वैल्यू कितना है? 0 है, और अगर तेरा r का वैल्यू 0 है तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वाई एक्सिस पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, यहां से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मेरी बात तुझे समझ में आई? यस है ना? ठीक है, तो सर यहां से ये वाला ग्राफ यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो सर यहां से स्टार्ट होने वाला एक तो ये वाला ग्राफ है और दूसरा ये वाला ग्राफ है।
ठीक है, ग्राफ की शेप लगभग इस तरह से ही होती थी, याद आया ना, इस वाले जो ग्राफ बनते थे वो इस तरह से बनते थे। ठीक, तो सर ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे होगा क्या, सुनो मेरी बात, न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होने लगती है, साई स्क्वायर का वैल्यू कम होने लगता है। लेकिन सर आर बढ़ रहा है, आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का वैल्यू, साई स्क्वायर का वैल्यू है, ये इंक्रीज करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम होएगा और उसके बाद धीरे 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 वापस डिक्रीज करेगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती थी कि आपको निकालना होता था रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है सर n माइनस एल माइनस वन, एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0 माइनस 1। इसका मतलब सर इसमें रेडियल नोड का वैल्यू 0 है। रेडियल नोड का वैल्यू 0 होने का मतलब है ये है, रेडियल नोड का वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि सर साई स्क्वायर का वैल्यू वापस 0 नहीं हो पाएगा, साई स्क्वायर का वैल्यू वापस 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे भाई देखो ना, आर का वैल्यू तो 0 है ही नहीं, इसमें 0 होने वाली वैल्यू जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, साई स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर का। तो साई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो वापस 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 1s के अंदर कोई रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं होता। भाई इसमें नोडल प्लेन तो वैसे ही नहीं प्रेजेंट होते, एंगुलर नोड तो वैसे ही प्रेजेंट नहीं होते एस ऑर्बिटल्स में, एस सबशेल में सिर्फ रेडियल नोड होता है। रेडियल नोड का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और साई स्क्वायर का वैल्यू, इसकी वैल्यू वापस कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब एक ही ग्राफ है, वो है सी। लेकिन सर अगर मान लो रेडियल नोड 2 होते, लेट से अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता कि बताइए 2s के लिए ग्राफ बनाइए, 2s के लिए, तो आप लोग कहते सर देखो 2s के पास रेडियल नोड कितना आएगा, वो आएगा सर n माइनस एल माइनस 1। रेडियल नोड 1 है और ये वाला जो ग्राफ है स्टार्ट तो यहीं से होगा। भाई ऑब्वियस है, ग्राफ को स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर r का वैल्यू 0 है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सर एक रेडियल नोड है तो साई स्क्वायर का वैल्यू एक बार वापस 0 होगा। साई स्क्वायर का वैल्यू 0 होने का मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद इस तरह से ग्राफ जाएगा। बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये कोई भी ग्राफ हो वो सारे के सारे यहां से स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, रेडियल नोड का वैल्यू चेक करना है। जितने रेडियल नोड्स होंगे उतनी बार साई स्क्वायर का वैल्यू वापस 0 आएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये जो मैक्सिमा इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस है ना, मैक्सिमा क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज साई स्क्वायर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। डन। न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। यस 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 यस। तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला जो ग्राफ होगा, वो इस केस में कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? कौन सा वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे सर, ठीक है ना, इस वाले केस में। और अगर मान लो आपको और कोई ग्राफ बनाने हो, जैसे मान लो अगर तुमसे पूछ लेता 2p के लिए ग्राफ बनाओ, ये वाला भाई ये 1s का था, 2s का ग्राफ बनाया, 2p के लिए बना देते। तो 2p में क्या करना था सर, वापस से रेडियल नोड निकालो। सर रेडियल नोड का जो वैल्यू है वो n माइनस एल माइनस 1 होता है। सर इसके लिए n की वैल्यू 1 है, l 1 है और 1 तो 1 ही है, तो इसके पास भी कोई रेडियल नोड नहीं है। अगर कोई रेडियल नोड नहीं है मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट करना है, वापस 0 के बराबर नहीं करना कभी भी। अगर जितने जीरोज होंगे, जितने रेडियल नोड्स होंगे उतनी बार ग्राफ 0 को टच करेगा। यहां पर टच करेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर टच करेगा फिर ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? साई स्क्वायर का जो ग्राफ होता था, साई स्क्वायर और आर वाला जो ग्राफ होता था, वो एक बार टच किया, अगली बार जो मैक्सिमा होता था वो डिक्रीज करता था। इस केस में क्या होगा, मैक्सिमा इंक्रीज करेगा ना, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सर देखो साई स्क्वायर का वैल्यू तो कम हो रहा है लेकिन आर बढ़ रहा है ना। यहां पर आर और यहां पर आर, यहां पर आर ज्यादा है। अगर मान लो इसमें एक और रेडियल नोड होता तो ग्राफ यहां जाता और फिर उसके बाद ऊपर जाता, है ना। तो यहां आर बढ़ गया, आर का बढ़ना साई स्क्वायर के कम होने के कंपैरिजन में ज्यादा है ना, तो ऊपर जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, उसका यहां पर कोई जरूरत था नहीं, ठीक है, डन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सर ये 2016 जी एडवांस का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2015 जी एडवांस का एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक और आसान क्वेश्चन, लेकिन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिससे जो कॉन्सेप्चुअल है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। यस,
2015 जी एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, लिखता है नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, स्पिन को कंसिडर नहीं करना है, ठीक बात है। द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9 व्हाइल द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस इज। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दादा बोलना पड़ेगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, डीजेनरेट सबशेल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट किसको बोला जाता है, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, है ना, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं स्पिन को कंसीडर ना करूं तो जो n इज इक्वल टू 3 की डीजेनरेसी है हाइड्रोजन एटम की 9 है। सर कैसे आया 9? देखो हाइड्रोजन एटम जो होता है ना दादा, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, 1s में प्रेजेंट है। अगर मैं 1s मतलब फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के चला गया कहां, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3, मतलब अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 में चला गया। यस, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2 में भी नहीं टिका, कहां चला गया, n इज इक्वल टू 3 में चला गया। अच्छा सर ठीक है, n इज इक्वल टू 3। अब समझो 3 जो होता है ना थर्ड शेल, उसमें 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, होता है कि नहीं होता। थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं सर, spd। अब ये जो 3s 3p और 3d की एनर्जी होगी ये इक्वल होगी। आप में से कई लोग बोलेंगे सर मास्टर पागल हो गया हो आप, क्या बात कर रहे हो, 3s 3p 3d की एनर्जी कैसे सेम होती है, हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, हमने तो ये सुना 3s की एनर्जी कम होती है, फिर 3p, फिर उसके बाद 3d। n+l रूल पढ़ो सर, आप लोग आप भूल गए हो क्या कर क्या रहे हो, मतलब क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो मेरे भाई। याद कर, तुझे एनर्जी जब तूने निकाली थी ना तो 2 अलग अलग केस लिखे थे तूने। कितने केस लिखे थे, 2 अलग अलग केस। पहला किसका था, पहला था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, दूसरा था मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इन तीनों सबशेल्स के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 है। इसका मतलब इन तीनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, बिकॉज इन तीनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है। बोलना पड़ेगा हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते थे, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वो भी कंसीडर होता था, इस वजह से जो एनर्जी की वैल्यू होती थी इलेक्ट्रॉन की वो n और l दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करती थी। फिर आता था तुम्हारा n+l रूल, बोर बरीज रूल, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी निकालते थे। उस केस में 3s की एनर्जी कम, 3p की ज्यादा और 3d की ज्यादा होती, उससे ज्यादा होती थी। लेकिन वो किसके लिए था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते थे। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब खुद सोच के देखो, 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में 5 ऑर्बिटल, और ये सबके सब सेम एनर्जी वाले हैं। कितने हो गए डीजेनरेट ऑर्बिटल, 1 3 4 और 1 5 9। इसी वजह से लिखा है 9। मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब समझो क्वेश्चन में कह रहा है H माइनस, माइनस मतलब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 1s2 बन गया है। अभी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी नहीं रहा, ये था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। सर ये अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी नहीं है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी बन चुका है। और इस केस में जो सबशेल्स की एनर्जी होगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, वो n+l की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन है सर, दिखती सी बात है, इलेक्ट्रॉन 1s2 में है। ठीक है सर, अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखोगे इसका मतलब 1s के बाद किसकी एनर्जी आती है, 2s की एनर्जी आती है। ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। 2s के बाद किसकी एनर्जी आती है सर, 2p की आती है। आज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी नहीं है, आज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के केस में 2s के बाद एनर्जी किसकी आती है, 2p की आती है। दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और जो 2p है सर, p में सिर्फ और सिर्फ 3 ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो H माइनस के केस में जो डीजेनरेसी आएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, वो कितनी होगी, 3 होगी। खत्म।
देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया, मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट्स पता है वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर देगा, है ना। और जिसने रट रखा है चीजों को सिर्फ और सिर्फ, वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली, वो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे काफी कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ नॉलेज चाहता है कॉन्सेप्ट्स का। यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और ठीक सा क्वेश्चन है, 2014 जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, मोड ऑफ ml, ml है, मोड ऑफ ml इज इक्वल टू 1 एंड ms इज इक्वल टू -12। मैंने कहा ना, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है ना, एक बार स्क्रीन को पॉज कर देना और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर आप लोग सॉल्यूशन तो देख ही सकते हो, है ना। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला क्वेश्चन करने में आपको जोर नहीं आएगा। आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा दम लगाने की कोशिश करना, है ना, ट्राई करना, हो जाएगा। सर एक बात बताओ, अगर सर n का वैल्यू 4 है ना, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है l, क्या उसका वैल्यू 0 to n-1 होता है? बिल्कुल होता है, मान लिया आपकी बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है सर। सर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, क्या इसका वैल्यू एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए -L to +L होता है, इंक्लूडिंग 0? आप बता दो सर मुझे। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल होता है। यस, आप बोलोगे सर फिर तो अगर n का वैल्यू 4 है तो जो l की परमिसिबल वैल्यूज है वो कौन कौन सी हो सकती है? 0, 1, 2 और 3। 0 to n-1 और n का वैल्यू 4 है तो n-1 मतलब 3, तो l की परमिसिबल वैल्यूज 0, 1, 2, 3 है। इसमें तो किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती। यस, ठीक है सर। अब आप खुद एक बात बताओ, अगर L का वैल्यू 0 है, इसका मतलब M का वैल्यू भी कितना होगा? 0 ही होगा। भाई M का वैल्यू कितना होता है? -L से +L, और -L 0 मतलब M का वैल्यू भी 0। ठीक है सर। L का वैल्यू अगर 1 है तो एक बात बताइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या -1, 0 और +1 होगी? सर बिल्कुल होगी, एकदम सही कह रहे हो आप। और अगर L का वैल्यू 2 है तो मुन्ना एक बात बता, M का वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 आएगा क्या? यस, बिल्कुल सही है सर। L का वैल्यू अगर 3 है तो सर M का वैल्यू क्या? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। यहां तक लिख लिया आपने सारा एकदम बढ़िया ढंग से। भाई जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो मैंने पढ़ी, समझी और फिर मैंने ये कंक्लूजन निकाला इससे। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक बात बताओ तुम मुझे, क्वेश्चन में कह दिया n इज इक्वल टू 4 चाहिए और मोड ऑफ m का वैल्यू कितना चाहिए? 1 चाहिए। अब भाई तू खुद एक समझदार बालक है, एक बात बता, अगर मोड ऑफ m का वैल्यू 1 है तो m की एक्चुअल वैल्यू -1 और +1 दोनों हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं तो खुद ही बता दे। नहीं, खुद ही बताना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, सही है। m की दो वैल्यूज हो सकती है, -1 और +1। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं जहां पर m का वैल्यू 4 और m का वैल्यू -1 और +1 आ रहा हो? चेक करो। n का वैल्यू 4 है, मतलब ये l की परमिसिबल वैल्यूज है, और l की परमिसिबल वैल्यूज के लिए ml का वैल्यू -1 और +1 चेक करना है। -1 और +1 चेक करना, देखो -1 ये रहा, दो ऑर्बिटल्स ये रहे काम के, दो सबशेल्स, सॉरी ऑर्बिटल्स, m का वैल्यू तो ऑर्बिटल को बताता ना। m का वैल्यू देखो ये रहा -1 +1, ये दो और काम के, ये रहा -1 और +1, ये रहा दो और काम के। तो ऐसे कितने परमिसिबल ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए n का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू +-1 है? कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 6 हो गए। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। अरे सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों का स्पिन ऑपोजिट होता है, तो 6 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12। तो क्या सर 12 ही आंसर है? नहीं, एक और कंडीशन लगानी है। हमसे ये पूछा है इन 12 में से कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 है? तो मेरे भाई 12 में से 6 का स्पिन क्वांटम नंबर +12 होगा,
6 का -½ होगा, क्वेश्चन में -½ वाले पूछे हैं, आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। +½ वाले पूछता तब भी कितना होता? 6 होता। और अगर क्वेश्चन यहीं तक रुक जाता, ये कंडीशन नहीं दे रखी होती, तो कितना आंसर होता? 12 होता। क्या मेरी बात तुम समझे कि नहीं समझे? नहीं बोल दो, तुम ही बोल दो, मैं तो क्या ही बोलूं। यस, बताओ भाई बताओ, क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आ रहा है क्या? कुछ कुछ आ रहा है पक्का? तो एक ठीक सा क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर के काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ध्यान रखना था मॉड ऑफ m का वैल्यू वन दे रखा है, बोले तो m का वैल्यू +-1 होगा। ऐसे ऑर्बिटल छांट लिए हमने, ऑर्बिटल के डबल कर दिए तो इलेक्ट्रॉन आ गए, उन इलेक्ट्रॉन में से आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन -½ यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं 2013 जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर लेंगे सर, ऐसी क्या बात है, इसको निपटा देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लिखता है द एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 and 20 mu। क्वेश्चन में दे दिया है ना, इसकी श्रद्धा थी, अगर ये नहीं भी देता तब भी मेरे हिसाब से आपको ये पता है हीलियम का 4 होता है और जो नियॉन है उसका कितना होता है? 20 होता है। ठीक है साहब। द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस एट -273 केल्विन। मतलब टेम्परेचर तो दे रखा, -273 का मतलब हो गया 200 केल्विन, डिग्री सेल्सियस दे रखा तो केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। इज m टाइम्स दैट ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन एट 727 डिग्री सेल्सियस। 727 का मतलब हो गया क्या? ये 1000 केल्विन हो गया क्या? 273 ऐड करना जरा। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, बताओ। मतलब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है क्या सर? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो लेमडा होता है ना, लेमडा h अपॉन, एक फॉर्मूला याद है तुम्हें? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। याद आया क्या कुछ? डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है भाई। देखो ना, लेमडा का फॉर्मूला होता था h अपॉन p h अपॉन mv, फिर mv को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में लिख देते थे 2m काइनेटिक एनर्जी। और अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल होता था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता था तो काइनेटिक एनर्जी को लिख देते थे qv। v पोटेंशियल से उसको आपने एक्सेलरेट कर दिया था और इस फॉर्मूले पे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये एडवांस का क्वेश्चन है। यस, तो सर यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि जो आपकी लेमडा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और याद करो, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? जो आपका टेम्परेचर होता था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उस पे डिपेंड करता था। टेम्परेचर का वैल्यू कम ज्यादा करोगे तभी आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता था। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। याद आया कुछ? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी? बताइए। और ये टी किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो सर अब तो हो गया क्वेश्चन। लैम्डा हीलियम और लैम्डा नियॉन, ये रेशियो पूछा है हमसे, तो सर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर नियॉन डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें एक चीज और भी तो आएगी। अरे भाई इसमें एक चीज और भी तो आएगी, मास भी तो आएगा। अरे भैया दोनों का मास अलग अलग है मुन्ना, दादा दोनों का मास अलग अलग है, तो तेरा ये ऐसे बनेगा अंडर रूट m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट m इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। मेरी बात समझ रहा है तू? ठीक है, तो ये तेरा बन जाएगा टेम्परेचर ऑफ नियॉन इंटू मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ कौन सा था दूसरा? हीलियम इंटू मास ऑफ हीलियम। ठीक है सर। सर टेम्परेचर ऑफ नियॉन कितना दे रखा है? नियॉन का टेम्परेचर 1000 केल्विन, और सर मास कितना होता है इसका? दिया क्वेश्चन में 20 mu। है ना, एक एक एटम की बात हो रही है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है हीलियम का? सर वो दे रखा है 200, और वो कितना होता है 4। तो देखो ये हो गया 5
ये भी 5, √25 हो जाएगा 5। मतलब लैम्डा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ नियॉन। क्वेश्चन में कहता है कि हीलियम का जो लैम्डा होगा वो नियॉन के लैम्डा का m टाइम्स है, तो मेरे भाई m का वैल्यू यहां पर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और वही आपका फाइनल आंसर होगा। बोलिए समझ में आया क्या आपको? यस, बहुत बढ़िया है ना, सीधा क्वेश्चन, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया था वैसे वैसे मैं करता जाया और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चंस किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे इन द सेंस आसान क्वेश्चंस हैं, जो आप लोग बड़े आराम से सॉल्व करके आ सकते हो। आइए फिर एक क्वेश्चन और पे हाथ डालते हैं। जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है ना। उस समय एडवांस और मेंस नहीं हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ IIT जेईई एंड AI ट्रिपल ई हुआ करता था, है ना। IIT जेईई से IITs मिलते थे, AI ट्रिपल ई से NITs ट्रिपल IITs वो मिलते थे, है ना। तो ये उस समय का क्वेश्चन है। आओ चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है ना। सेकंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, और क्वेश्चन में लिखा है A0 इज द बोर रेडियस। बोर रेडियस का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, वो A0 दे रखा है, और आप सेकंड बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो मेरे भाई जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। बताओ होता है कि नहीं होता? नहीं नहीं, बोल दो, तुम बोल दो। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ ऑफ mv²। और सर अगर मुझे इस फॉर्मूले में मैं चेक करूं, जो मुझे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें मुझे एक चीज दिख रही है कि जो वेलोसिटी है उसको हटाना पड़ेगा। देख लो, कहीं पर भी वेलोसिटी की टर्म नहीं आ रही, वेलोसिटी की टर्म नहीं आ रही, लेकिन रेडियस की टर्म आ रही है। देखो n02², 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 रेडियस का टर्म आ रहा है। इसका मतलब मुझे एक ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जिसमें वेलोसिटी और रेडियस दोनों आता हो, और वेलोसिटी की जगह हटा के मुझे रेडियस डालना पड़ेगा। क्या क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग कि क्या करना है, क्या आप लोगों को? हाँ समझ रहे हो ना। तो सर ये रिलेशन लाए कहां से? अरे मेरे भाई रिलेशन आपके पास है, आप लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम NH/2π, mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब तुम मुझे खुद बताओ, यहां पर जो रेडियस लिखूंगा मैं, वो कौन से ऑर्बिट की लिखूंगा? सेकंड ऑर्बिट की, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज सेकंड ऑर्बिट के लिए कहानी पूछ रहा है हमसे। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2h/2π, n का वैल्यू 2 है, h/2π, तो 2 से 2 उड़ गया। यहां से आपको क्या करना है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, और वो कितनी हो जाएगी? h/π m × r2। यस, लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो R2 है ना, ये भी तो नहीं चाहिए हमें। R2 कहां दिख रहा है आपको? तो इस रेडियस को बोर रेडियस की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो समझ में आ गया, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो n² टाइम्स ऑफ रेडियस होती है r1। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का n² टाइम्स होती है। जैसे मान लो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस है ना, तो वो 4 टाइम्स ऑफ r1 होगी। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है ना, वो 9 टाइम्स ऑफ r1 होगी। थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस है ना, 16 टाइम्स ऑफ r1 होगी। क्या तो मेरी बात समझ रहे हो क्या? बोलो बोलो, सही कह रहा हूं मैं यहां तक? डन। तो सर क्या दिक्कत है, सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 2⁻², और फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है n0। तो सर इसका मतलब r2 की जगह क्या लिखना है आपको? 4n0 की वैल्यू लिख देनी है। बताओ सही लिखा है मैंने? तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा? h/m × π, और r2 का वैल्यू कितना है? r2 है सर 4n0। यस, और इस v को उठा के इस फॉर्मूले में पटक दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ × m × v²। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा h², नीचे स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, m का स्क्वायर m² हो जाएगा, पाई का π² हो जाएगा, और n02² हो जाएगा। बताइए। यस, तो सर यहां से देखो
एक चीज तो मुझे दिख रही है कि ऊपर एच स्क्वायर ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो चारों में एच स्क्वायर था, उसमें दिक्कत ही नहीं। सर ये जो 2 है 16 से मल्टीप्लाई होके 32 बनेगा, ठीक है साहब। सर यहां m है, यहां m का स्क्वायर है, एक ही m रहेगा, मैंने कहा ठीक है। सर यहां पाई स्क्वायर है, मैंने कहा लिख दे पाई स्क्वायर, और सर यहां n नोट का स्क्वायर है। चेक कर ले भाई, किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? चेक कर लो भाई कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, और बता दो, वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने में कोई जोर भी आया हो तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। नहीं बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे बिना बोले नहीं काम चलेगा। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले से मुझे दिख गया कि वेलोसिटी नहीं चाहिए, वेलोसिटी को किसकी टर्म में लिखना है, रेडियस की टर्म में। वेलोसिटी और रेडियस को रिलेट करना था, कहां से, ये रहा फॉर्मूला, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, n का वैल्यू 2 था, सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की टर्म में लिख दी, v को उठा के ऊपर डाल दिया, फॉर्मूला मिल गया आपको। यस, h स्क्वायर अपॉन 32, h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर, बिल्कुल m a नोट का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यस, तो एक और ठीक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, IIT JEE 2011 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, करो भाई करो, देखे निपटाओ इसको भी। 2011 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छे से। लिखता है द वर्क फंक्शन, जिसको फाई से दिखाया, ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो। अच्छा, ये मेटल दे रखा है और ये वर्क फंक्शन दे रखा है, ध्यान देना वर्क फंक्शन का वैल्यू किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल सरफेसेस। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता था, थोड़ा सा वो समझो। यहां पर आपके पास एक मेटल की सरफेस है ना, यहां से आप लाइट डाल रहे हो उसके ऊपर, ये जो मेटल है इसका अपना एक फिक्स एनर्जी है जिसका रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और वो जो एनर्जी होती है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है या फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। यस, ठीक है। तो सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर डालूं लाइट, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा क्या? तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि ये 300 नैनोमीटर की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी दे रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी दे रहे हो वो निकाल लो ना, कि भाई ये जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी जो होती है वो hc/λ होती है। h का वैल्यू सारी दुनिया जानती है 10 टू द पावर -34, c का वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्वेश्चन में दे रखा है 330 दे रखा है शायद ना, कितना 330 दिया, हाँ 300 सॉरी, लैम्डा दे रखा है 300 नैनोमीटर, और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, इसको आप 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर भी लिख सकते हो। दिस इज योर लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और सॉरी डी ब्रोगली नहीं, वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन 3 इंटू 10 टू द पावर -7। लेकिन सर ये जो वैल्यू आएगी ये जूल में आएगी, और यहां पर जो वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। इसका मतलब इस जूल वाली वैल्यू को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन के लिए एक रिलेशन होता है क्या, 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या लिख दिया है सर, असर आ रहा आपके ऊपर भी, हाँ वो आपकी संगत का असर आ रहा बेटा, काफी टाइम से हो गया ना, मतलब 1.5 घंटे से हूं तुम्हारे साथ।
हाँ सर ये रिलेशन होता है, तो अगर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो सर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। तो अब जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जो वर्क फंक्शन का सॉरी वर्क फंक्शन नहीं, जो आपने एनर्जी दी है, इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी है वो इतनी है। मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू है वो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये कितना आएगा? लगभग 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब फोटोन की एनर्जी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सोच के देखो, हम लोगों ने लिखा था इस फोटोन की एनर्जी अगर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो ये जो फोटोन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये मेटल की सरफेस से एकदम से छलांग मार के बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वर्क फंक्शन के बराबर, और अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे दो फिर इलेक्ट्रॉन के भाव बढ़ जाते हैं, वो उस न्यूक्लियस को छोड़ के किसी और के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोटोन था उसके पास खूब सारा पैसा था, है ना, खूब सारी एनर्जी थी। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है सर। अब सोच के देखो, अगर लिथियम का वर्क फंक्शन 2.4 है और आपने उसको 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो भाई लिथियम क्यों नहीं भागेगा? मतलब यहां तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही ना यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? जब आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू आपके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। सिंपल सी कहानी है। यहां पर 2.3 है, ये 4.1 वाला दे रहे हो तो ये भी चलेगा। यहां 2.2 या आप 4.1 एनर्जी दे रहे हो, ये भी चलेगा। यहां 3.7 है, ये 4.1 है, यहां पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यहां देखो सर 4.8 है, आप दे कितनी रहे हो? 4.1। रिक्वायरमेंट कितनी है 4.8 की? आप दे नहीं पा रहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्या यहां होगा 4.3? ये भी ज्यादा है, यहां पर भी नहीं होगा। क्या यहां होगा? क्या हाँ जी, क्या यहां होगा? सर यहां पर भी होगा 1.7। क्या यहां होगा 6.3? नहीं होगा। क्या यहां होगा 4.75? नहीं होगा। तो इस केस में 3 4 और 1 5 होगा। कितने हैं? 5 है। मुझे लग रहा है इसके डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ है। इसके डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ है। मेरे हिसाब से ये 4.7 है ना? ये कितना है? 4.7 है। और इसको आप 4.7 ही कीजिए, और अगर ये 4.7 है तो फिर आंसर कितना आएगा इसका? 4 आएगा ना। यहां पर भी नहीं हो पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा आंसर? 4 ही आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब करने को सिर्फ इतना सा था कि आपको वर्क फंक्शन का वैल्यू निकालना था, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू निकालनी थी, और फोटोन की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। करो देखें। हाँ जी, फटाफट करिए, फटाफट करिए। क्या कह रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये तो बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है। देखो n इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n², 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, 18 कैसे कैसे होंगे? देखो 3s में होंगे 2, 3p में होंगे 6, और 3d में होंगे 10। ऐसे ही होंगे 18। क्वेश्चन में यह भी कहता है कि n इज इक्वल टू 3 तो होना चाहिए, बिल्कुल है, सबके लिए n इज इक्वल टू 3 है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, प्रिंसिपल नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -½ होना चाहिए। अरे तो मेरे भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 18। इन 18 में से 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका स्पिन -½ है, 9 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका स्पिन +½ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -½ वाले पूछे, कितना हो जाएगा आंसर बताओ? 9 होगा कि नहीं होगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो, क्लियर है? क्लियर सबको? पक्का? आ जाओ फिर आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक और पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है जो कि 2010 में पूछा गया था। वाह सर वाह, जबरदस्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए जरा आप।
पैसेज क्या दे रखा है, लिखता है द हाइड्रोजन लाइक स्पीसी। हाइड्रोजन लाइक स्पीसी किसकी, Li2+ की। हाइड्रोजन लाइक क्यों बोला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मतलब एनर्जी कितनी है, एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। ठीक है सर। इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट का मतलब क्या हो जाता है, क्या ये एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, क्या ये एस सबशेल की बात कर रहा है। एस सबशेल जो होता है वो दिखने में कैसा होता है, सिमेट्रिकल, ऐसा गोल होता है, गोल। स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल, क्योंकि जो पी होता है वो डंबल होता है, टी जो होता है वो डबल डंबल होता है, और क्वेश्चन में लिखा है कि स्फेरिकल है, इसका मतलब सॉरी सॉरी आओ आगे आओ। हाँ, कह रहा है कि S1 जो स्टेट है वो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता लग गया कि भाई एस सबशेल आएगा। ठीक है, विद 1 रेडियल नोड। अब आ जाओ तुम, यही कर लेते हैं, एस ऑर्बिटल या एस सबशेल की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है रेडियल नोड का वैल्यू 1 है, और रेडियल नोड का फॉर्मूला सारी दुनिया जानती है, n-l-1। यहां n कितना लिखूं कि 1 आ जाए, नहीं तुम खुद बता दो। तो मतलब ये हो गया कि जो सर जो S1 स्टेट है वो कौन सी है, 2 तो है ही, और S और है, बिकॉज क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट। स्फेरिकल किसका होता है, S सबशेल का होता है, और वहीं पर क्वेश्चन में लिखा है वो सेकंड शेल का S सबशेल है, मतलब 2S हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। Upon absorbing the light, the ion undergoes transition to a state S2। ऑब्वियस सी बात है, S2 थोड़ा ऊपर ही होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, इसमें आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना। क्वेश्चन में लिखता है द स्टेट S2 हैज 1 रेडियल नोड, ठीक है, एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यहां छुपी है कहानी। इस S2 स्टेट की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात है, और हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ये बताओ ये एनर्जी -13.6 किसकी होगी, सर फॉर्मूला आता है हमें, -13.6 इंटू Z²/n² इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हीलियम के लिए, सॉरी लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 है, तो ये 3 की पावर 2। यहां n कितना लिखूं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो सके, तो यहां से मुझे समझ में आता है n का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो सर जो S2 स्टेट है, S2 स्टेट का मतलब थर्ड स्टेट है ना, n इज इक्वल टू 3। लेकिन क्वेश्चन में यह भी लिखता है कि उसके पास एक रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड। अच्छा, रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1, एक रेडियल नोड है, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू मुझे नहीं पता, l कितना हो जाएगा, और L1 हो गया मतलब P। तो जो S2 स्टेट है वो कौन सी है, 3P। खत्म, बताओ जो S2 स्टेट होगी वो कौन सी होगी, 3P होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या, तो एक बार चेक कर लो, देखें क्या क्या दे रखा है। द स्टेट S1 इज, S1 हम लोगों ने देख लिया था 2S, S1 कौन सी होगी, 2S होगी। 2S बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अच्छा, S1 की एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की टर्म में, S1 कितना है, 2S है ना, S1 कौन सा है, 2S है, तो एनर्जी का फॉर्मूला Z कितना 3 हो जाएगा, N कितना होगा 2, यस। और हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि ये जो एनर्जी है वो इसकी कितनी गुनी है, तो E2S अपॉन E हाइड्रोजन
कितना हो जाएगा 13.6 से 13.6 उड़ गया 9.4 2.25 टाइम्स ज्यादा है। मतलब 2s की एनर्जी इस हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी से 2.25 टाइम्स ज्यादा है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बताइए क्या ये बात सही है? कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की नहीं है ना? तो ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा एक और क्वेश्चन है इसी में, ओहो 3 क्वेश्चन है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का मतलब किसकी बात हो रही है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की बात हो रही है। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एल का वैल्यू पूछ रहा है। अरे भाई अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के और भी नाम हुआ करते थे, इसको आप सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते थे, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते थे। तो उसकी वैल्यू कितनी, मतलब एल का वैल्यू कितना होगा किसके लिए? S2 के लिए। S2 कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया S2 कौन सी थी? S2 थी सर 3p। S2 कौन सी थी? 3p। और P के लिए जो प्रिंसिपल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा उसका वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताइए, बोलो बोलो, क्लियर है? तो अब इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये आपको खुद से करना है ना। 2005 का क्वेश्चन है, खुद से करोगे, मैं नहीं करवा रहा है ना। ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे तुम खुद से। आओ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन है मुन्ना, ये भी खुद से ही करना है। कैसे करना है? खुद से ही करना है, ठीक है। क्या कह रहा है? विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल हैव सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, इनमें से किस किस का रेडियस जो होगा ना वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होगा। एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, ठीक है। देखना एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, देख रहा है, कह रहा है एक बार पढ़ना जरा क्वेश्चन को। आओ भाई, अरे थक तो नहीं गए हो? नहीं ना, आ जाओ। क्या कह रहा है? इफ द नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, मतलब इफ बोल रहा है हो तो इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल है, कम होगा, बिकॉज 1s में इलेक्ट्रॉन है, यहां 2p में इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला। 2p का एनर्जी 1s से ज्यादा होता है, तो मतलब 1s7 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता तो उसका जो एनर्जी है वो कम होता, because the electron would be closer to the nucleus, yet 1s7 is not observed। क्यों होगा भाई? 1s7 अगर होगा ना, मतलब आप सोच के देखो, एक ऑर्बिटल में आपने 3 इलेक्ट्रॉन भी अगर डाल दिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो सेम हो जाएगा। और पाउली जैसे ही कहता है, कोई कहता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो गया, पाउली उसके खींच के कान पे जड़ देता है एक। पाउली नाराज हो जाता है, बिकॉज पाउली का ये कहना था कि एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका एक और स्टेटमेंट ये भी होता था क्या, कि किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो इक्वल नहीं हो सकता। दोनों में से कुछ भी कहो, आपकी श्रद्धा है। इसका मतलब ये वोलेशन हो जाएगा किसका? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ऑप्शन नंबर सी। आइए, अब ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पहले पुराने क्वेश्चन है, आजकल इनको मेंस में पूछता है, पहले एडवांस में पूछता था इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। ये भी आप लोग खुद से करना, है ना। जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना, मैं वो दे दूंगा आपको पहले से, है ना। ये भी आप लोग कर सकते हो, खुद से करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की, है ना। बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। 1999 आप में से कई लोगों के पैदा होने से पहले के क्वेश्चन है, ये भी कर लेना फिर। ये आजकल मेंस में पूछे जाते हैं, है ना। और आप लोगों ने जब मेंस दिया था तो इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे जरूर। लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1998 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम ये होगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, बिकॉज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता था।
द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव ए नेगेटिव वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था m का वैल्यू -l से लेके +l तक होता है, तो नेगेटिव वैल्यूज बिल्कुल हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पिन ऑफ वन टाइप एंड 24 ऑफ द ऑपोजिट टाइप, एटॉमिक नंबर ऑफ Ag इज 47। अरे भैया, एटॉमिक नंबर अगर 47 है, इसका मतलब उसमें 47 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, और 47 में से 3 का स्पिन प्लस 24 का माइनस, 23 का प्लस 24 का माइनस, या फिर उल्टा बोल दो 23 का माइनस 24 का प्लस, उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। लास्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HN3 इज -3। बिल्कुल नहीं है, -1/3 है ना। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। ये वाला जो स्टेटमेंट है सरासर गलत है, सरासर। कीजिएगा इसको भी आप लोग। आइए एक थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है ये? 10⁻14 है बेटा, है ना, 10⁻14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है इसमें भी। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट 3 बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1:8:27। ऑब्वियस है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती थी, मैंने आपको बोला था 0.5 to 9 होती है। सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस n² टाइम्स ऑफ r1 होता है, मतलब n² मतलब 4 हो जाएगा, 4r1, और जो r3 होगा n² टाइम ऑफ r1 मतलब 9r1 हो जाएगा। तो यहाँ r1, r2 और r3 का जो रेशियो होएगा 1:4:9 होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है 1:8:27 है। सरासर बकवास कर रहा है, सरासर गलत है ये चीज। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। भाई ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 kz² पोटेंशियल एनर्जी होती है -kz² और टोटल एनर्जी हो जाएगा -kz²/2r। मतलब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों की डबल होगी, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आगे क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रीन लाइट इज इतना, देन इट्स वेवलेंथ इज इतनी। देखो फ्रीक्वेंसी, और अभी ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा बेटा। म्यू इज इक्वल टू c/λ होता है ना, और म्यू कितना दे रखा है? 6 × 10⁻14, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा? 1/2 × 10⁻⁻12 ना, अरे -12 हो जाएगा, 0.5। नहीं, 12 कैसे हो जाएगा? 6 तो होगा। अबे 8 है और ये 14 है। ओ भाई, 10⁻6 होगा, और ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻6। तो ये हो जाएगा किस में आएगा? मीटर में आएगा, है ना। 10⁻⁻7 मीटर, और इस मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। इस मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। बताओ कैसे करें? कुछ गलती हो तो देखो एक बार, कुछ गलती हो तो देखो जरा, क्या ये सही है क्या? भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना दादा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 500 × 10⁻⁻9 मीटर। बात तो एक ही होगी ना। यस,
500 इंटू 10⁻⁹ का मतलब हो गया 500 नैनोमीटर। क्या दिक्कत है, ये तो कहा है ना। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो भी करेक्ट है। आगे लिखता है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड CH4 मॉलिक्यूल मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज 4:2:1। अभी देखो मैंने बात करी थी डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, अगर सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। बताओ यही हो जाएगा। अगर मुझे रेशियो निकालना किस किस का, लैम्डा हाइड्रोजन, लैम्डा हीलियम और लैम्डा CH4, तो वो देखो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा √m। हाइड्रोजन का 1 ही होगा, हीलियम का 4 हो जाता है तो 2 हो जाएगा, ये 16 है तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:2:1, 4:2:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसके बी, सी और डी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए आपको कहानी आ रही है समझ में, है ना। तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में इस तरह का कुछ जंबल करके इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं, इनके आंसर भी मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है ना, इनके आंसर भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग चाहें तो वो अपने आंसर भी आप लोग मिला पाएंगे फिर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ L मे बी 2। भाई देखो ना, n का वैल्यू अगर 4 है तो L का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है ना, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू ऑफ S मे बी +½ बिल्कुल हो सकती है। S का वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर महाराज +½ भी हो सकती है, -½ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ L मे बी 0, 1, 2, 3। ना 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 ना, यहां गड़बड़ है। या देखो गड़बड़ इसलिए है, मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपने बोला n इज इक्वल टू 4 और L इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0 अगर है तो M इज इक्वल टू भी 0 ही हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है M इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये गलत है, ये नहीं हो पाएगी। अगर कोई कहे n इज इक्वल टू 4 और L इज इक्वल टू 1 है, अगर L इज इक्वल टू 1 है तो M की वैल्यू -1, 0 + 1 ही हो पाएगी, 2 नहीं हो पाएगी, मतलब ये वैल्यू भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर डी है सरासर गलत स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में एज सच कोई सच्चाई नहीं है। बात समझ गए? ठीक है, ठीक है दादा, आ जाओ फिर। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये खुद से कर लेना, मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ये। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप लोग चाहें इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के देखो, मैंने 2023 से लेके आपको लगभग 2010 तक, 10 ही नहीं मतलब 2010 से भी पहले तक के क्वेश्चन करवा दिए। नोट अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें कुछ बहुत मुश्किल आपसे क्वेश्चन पूछा हो, कि जिसमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसने, सीधा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मतलब कुछ आगे पीछे घुमा फिरा के पूछा ही नहीं। और यही पैटर्न ही रहने वाला है इस बार भी। अगर जे एडवांस में क्वेश्चन आता है ना इस स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से, तो मैं बता रहा हूं इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओ कि उत्तर पाओगे, है ना। और कुछ कॉन्सेप्चुअल जो बीच बीच में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मोर देन वन ऑप्शन में थ्योरी दे देगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से मतलब सॉल्व करना होता है, क्योंकि नहीं तो वहां पर हमारी गाड़ी फंस जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर मेरे हिसाब से आज वाला सेशन यहीं तक खत्म करते हैं। अगला जो सेशन होगा उसमें शायद आपका स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखा है ना, तो मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमारा जेई मेंस का पार्ट नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।